अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। आई होप कि आपके दिन का आगाज़ बहुत बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। और अगर आपका मूड थोड़ा ख़राब है या आपका मूड जो है वो अच्छा नहीं है और दिन का आगाज़ बेहतरीन नहीं हुआ, तो हम आ गए हैं जनाब आपका मूड जो है वो सही करने के लिए। और आपके बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किया जाए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। और जब भी आप बाहर निकलें तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं हर प्रोग्राम में इस बात पे इसलिए ज़ोर देती हूँ क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आज की अच्छी बात के हवाले से थोड़ा सा मैं ऐड करती जाऊँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हैं और उनके साथ बैठ के बात करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब भी आपको लगे कि कहीं से आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर वहाँ बैठें, उनके साथ बात करें, क्योंकि अच्छी कंपनी भी एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। और इसी तरह एक गैदरिंग में मैं बैठी हुई थी तो अपने दोस्तों के साथ कुछ चिट चैट कर रही थी। हालात हाजरा के मुतालिक बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हम हमेशा बात करते रहते हैं कि ये मसले ये मसले। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम थोड़ी क्रिएटिविटी पे बात करें, कुछ सोल्यूशंस पे बात करें, कुछ नए सेटअप्स के बारे में बात करें कि किस तरह का हम सेटअप्स कर सकते हैं, क्योंकि अपने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ हमने खुद ही लेके जाना है। बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो है कुछ इस तरह के हमारे सामने बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोसनाक तो रहे हैं, लेकिन हालात जैसे कहते हैं ना हमेशा एक जैसा नहीं रहते हैं। अच्छा वक्त तो वो भी गुजर जाता है, बुरा वक्त तो वो भी गुजर जाता है। तो कोशिश करें कि अगर बुरा वक्त है हमारे मुल्क पे या हम पे तो उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग होकर फेस करें, सर्वाइवल बनने की कोशिश करें, बजाय कि अपनी प्रॉब्लम से जो है वो आप दूर भागें और अपनी ज़िंदगी में जो है नाउमीदी को बिल्कुल मत लेकर आएँ, क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी अच्छी बात के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो शहर फैसलाबाद की जब भी बात आती है तो यहाँ पे इसे सनती जो है वो हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। डिफरेंट तरह की हमें जो है वो इंडस्ट्री देखने पे मिलती हैं। ज़्यादा अगर बात करते हैं तो हमें कपड़े की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब कपड़े की बात करते हैं तो वहाँ से और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसके साथ जुड़ी होती हैं। आज स्पेशली हम बात करने वाले हैं डाइज एंड केमिकल्स के हवाले से कि इस इंडस्ट्री को क्या उसी तरह से दीगर इंडस्ट्री की तरह बहरान का शिकार है और किस तरह के अप्स एंड डाउन्स जो है हमारी केमिकल्स इंडस्ट्री फेस कर रही है और आने वाले दिनों में हालात क्या साजगार होंगे या नहीं। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में दो बहुत ही खास मेहमानों ने ज्वाइन किया है। मैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। मेरे पहले मेहमान कैसर चुगताई, जनरल सेक्रेटरी डाइज एंड केमिकल इत्तेफाक ग्रुप हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ ही साथ हमें हमारे एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल डोगर, उन्होंने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खैरियत से, बहुत अल्लाह का करम। अभी तक तो मौसम कुछ इस तरह का है लेकिन बेहतर है। सर अगर इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, थोड़ी सी दीगर इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं मौजूदा जिस तरह के हालात चल रहे हैं। अगर मैं एक ऐसी सर्वे रिपोर्ट पढ़ रही थी तो हमारी जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के हवाले से या हमारी इकॉनमी के हवाले से देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्री का मैंने जो मेरी अकॉर्डिंग है वो 60% तक जो था इसमें कंट्रीब्यूशन था, लेकिन मौजूदा हालात के मुताबिक जो है हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम हो गई है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है और आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो है हमारी इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है? बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया। इंडस्ट्री के मुतालिक बात वैसे भी होती रहनी चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री कोई भी है वो आपकी मईशत की जो है आप कह सकते हैं बैकबोन है। आपके मुल्क, आपके मामला जितने भी हैं उस पर एक बड़ा वज़न जो होता है आपकी इंडस्ट्री पे आता है, चूँकि ये जॉब्स क्रिएट करती है और इसके अलावा किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंडस्ट्री का एक बड़ा रोल मॉडल होता है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये रही है कि जब मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, ये इट वाज 1997, ये उस ज़माने की बात है, तो मैं इस शहर में आया और मैंने ये देखा कि शहर के अंदर हर जगह पे फैक्ट्री है, हर शख्स किसी ना किसी फैक्ट्री से जो है वो रिलेटेड है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इंडस्ट्री हमारी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। और उसमें कई नाम थे जो हम लोगों ने अपने उस दौर में सुने थे जिनका आज नामो निशान भी नहीं है, जबकि नई इंडस्ट्री नहीं लग रही। इसकी बेसिक वजह यह है कि हमने जब मैं अपनी बात ही करूंगा, जब से मैंने बिज़नेस में कदम रखा है, हमारे माशी जो भी मामला चल रहे हैं उसमें अभी तक कुछ सीधा सा डॉलर का मामला और हमारे जो इंपोर्ट देखने वाले लोग हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट देखने वाले लोग हैं, उनमें गैर संजीदगी। सब लोग आते हैं, गवर्नमेंट्स आती हैं, कुछ भी होता है,
वो सिर्फ अपना आप देख के चले जाते हैं, लेकिन सबको इस बारे में गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। आप टेक्सटाइल के हवाले से बात करें तो टेक्सटाइल की एक अगर तो किसी भी कपड़े की फैक्ट्री, उससे उसका मतलब ये नहीं है कि वो जस्ट एक कपड़े की फैक्ट्री है, उसके साथ कई मैकेनिकल फैक्ट्रीज भी अटैच होती हैं, कई और जो है ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है वो लोग इंडस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा कई मौके जो होते हैं जॉब्स के या यूँ कह लें कामों के, वो इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। इसकी तरफ से हमेशा अदम तवज्जो रही है। हम एक चीज़ जाते हैं, मैं लास्ट 6 मंथ पहले एक चाइना भी गया, हम वहाँ से जो चीज़ें, जो कोटेशन, जो प्राइसेस लेके यहाँ आ गए, जब हम अपने सिर्फ कंट्री में पहुँचे हैं तो उसमें भी फ्लक्चुएशन आ चुकी थी। हमारी एक्सपोर्ट ख़त्म होती जा रही है और हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ इंडस्ट्री को फ़रोग ही नहीं मिल रहा। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी रिसेंटली फैसलाबाद खुड़ियावाला की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो इधर एक केमिकल बनाने की फैक्ट्री जिसका एक बड़ा नाम है, वो रिसेंटली बंद हुई है। और ये हमारे लिए बड़ा एक अलमिया है, क्योंकि अगर हम अपने घर के अंदर ही अपनी इंडस्ट्री बंद करते रहे और बाहर से ही इंपोर्ट करते रहे तो इससे मुल्क को तरक्की नहीं मिली और हमारी अनसर्टन कंडीशन ही पाकिस्तान की रहनी है। आज 2023 में हम जिस मसले को डिस्कस कर रहे हैं, शायद हम 2026 में इससे ज़्यादा बड़े मसले को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से। गवर्नमेंट को का फैक्ट्रीज़ को सहूलत देने की बजाय और उन पे टैक्सेस की मार करने पे और इनके अलावा इन पे और ज़्यादा सख्ती करने पे, इंपोर्ट सेक्शन और एक्सपोर्ट सेक्शन दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करने में, ये सारे वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो बुरहान की तरफ जा रही है डे बाई डे। बिल्कुल। और बिलाल, अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट, ग्लोबली पाकिस्तान जो है वो केमिकल इंडस्ट्री में 8वें नंबर पर रैंक करा था। बजाय हमारी रैंकिंग बेहतर होती, बजाय हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती, इसके बजाय हम करंटली देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स ना तो कम हुई है सिर्फ, बल्कि हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसकी वजह आप क्या देखते हैं कि इसकी क्या पीछे की रीजंस है, इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, और मौजूदा हालात में हमारी इंडस्ट्री जिस दहाने पे खड़ी है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अच्छा, कैसे साहब ने आगाज़ में बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉलर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमारी पूरी मईशत जो है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है, और हमने देखा कि ये टेक्सटाइल के अंदर अगर ख़ाम माल की बात करें तो टेक्सटाइल के ख़ाम माल में जो डाइज एंड केमिकल्स है इसका बड़ा इख्तियार है। ख़ास तौर पे कोरे कपड़े को जब भी रंगना है, रंग के कोई शक्ल देनी है, कोई रूप धारना है, उसका कोई रंगो रोगन करना है, आपने भी कपड़े पहने हैं, कैसे साहब ने पहने, मैंने, ये सारे बेसिकली डाइज एंड केमिकल्स के प्रोसेस से गुजर गए, वरना सारे ग्रे क्लॉथ था। जब आपने इस प्रोसेस से इसको गुजारना है तो आपको वो ख़ाम माल मस्त चाहिए। अच्छा, इशू कहाँ खड़ा होता है कि आप 215 210 पे डॉलर आपका फ्लक्चुएट कर रहा था। जब डार साहब आए तो उन्होंने आके जिसे कैपिंग कहते हैं, कैपिंग की ताकि डॉलर ऊपर ना जाए। अच्छा, आप गलती कहाँ होती है कि बेसिकली आप इंपोर्टर्स को बैन कर देते हैं कि वो कुछ भी बाहर से मंगवा नहीं सकते, जिसके अंदर हमने देखा मेडिसिन का भी डेडलॉक आया, बहुत बड़ा सेटबैक हमें लगा, दरामदात बंद कर दी, दरामदी बिल कंट्रोल करने के लिए, वो कम हो भी गया। 2000 अगर 21-22 का देखें और फिर 22-23 का दरामदी बिल देखें तो 30 अरब डॉलर के करीब मिनिमाइज किया गवर्नमेंट ने, लेकिन इसके अंदर हमने नुकसान बहुत उठा लिया, हमारी बरामदात भी गिर गई 4-5-6 अरब डॉलर। अब इशू कहाँ था? इशू ये था कि जो स्टॉक कर रहे हैं डॉलर उनको किसी ने नहीं रोका, जो जायज काम कर रहे थे उन्हें रोक दिया। अब जब काम रोक दिया तो आपका पूरा प्रोसेस स्टॉप हो गया है। जो स्टॉक कर रहे हैं वो आज भी करी जा रहे हैं, आज निकाल भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, उनके ऊपर बिलाशुबा जो आर्मी चीफ की तरफ से एक एक्शन पूरी कमेटी के तहत एक दिलवाया गया, वो अभी भी मेरे ख्याल में उतना तेज होना चाहिए कि उन लोगों को जो इसे स्टॉकिंग कर रहे हैं वो तो अभी भी वहीं खड़े हैं, वो उनके पास स्टॉक्स मौजूद भी हैं, कोई मैकेनिज्म मुतारिफ करवाया जाए कि उनसे निकलवाना है तो पैसा डॉलर कैसे निकलवाना है। क्योंकि एक शख्स जिसने डाइज केमिकल यहाँ मंगवाए हैं एकदम डॉलर डिप में आता है तो वो महंगा मंगवा के सस्ता तो बेच नहीं सकता। अच्छा, जिन्होंने महंगा जब मंगवाया था सस्ता मंगवाया था, महंगा बेच के डेफिनेटली बहुत अच्छी दिहाड़ियां भी लगी हैं, लेकिन जो कैपिंग थी वो नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि जो स्टॉकिंग थी वो रुकनी चाहिए थी। ये दो बड़े पैरेलल चीजें थी। हमने आसान काम क्या किया, जो गवर्नमेंट ने समझा अपने इख्तियार में वो भी है, लेकिन यहां इख्तियार आसान था, इनका गला दबा दिया। जब इनका गला दबा दिया तो अल्टीमेटली डॉलर एकदम वो कैपिंग के जरिए रुका रहा।
लेकिन जब एकदम आपने इंपोर्ट खोली है तो वो शूट हुआ है, वो शूट होते होते एकदम हमें नजर आया जी 350 भी क्रॉस कर गया। अच्छा फिर 350 आप नीचे लेके आए हैं, तो अभी इंपोर्ट खुली हुई है। ये चीजें मतलब देर आए दुरुस्त आए नहीं होता, देर है कभी कभी देर आए तो बेड़ागर की हो जाता है। और आपने देखा हमने देर आने के बाद बेड़ागर किया, क्योंकि अगर हम ये समझते हैं कि हमने देर बाद फैसला किया है, ये फैसला गलत था। कैपिंग वाला इंपोर्ट बंद नहीं होनी चाहिए थी। हाँ ये देखिए ये अच्छी चीज थी, कॉटन आपने पैदावार बढ़ा ली, आपने अपनी राइस पैदावार बढ़ा ली, आपने अपनी चीनी की पैदावार बढ़ाई। ऐसी कुछ होना चाहिए था, जैसे कैसर साहब कह रहे थे कि फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको प्रमोशन होनी चाहिए। आपके तो रोज फेडमिक जैसे जो कि एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है, 8000 एकड़ एक्वायर हो चुका है, अभी 12,000-13,000 एकड़ पे इसने जाना है। रोज कोई नया वहां से शोशा आता है जी, इतने बंदे पकड़े गए करप्शन में, फरा गोगी का प्लॉट निकला आया, बाद में किसी का प्लॉट वहां से निकला आया, सारे गैर कानूनी काम इधर से निकला है। अच्छा इशू क्या है, आपकी जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहां जायज बंदे को कारोबार के लिए जगह ही नहीं मिलती, नजायज वहां से फाइलें नीचे से उठवाते हैं ऊपर ले जाते हैं। कभी वहां का जी जनाब जो सीईओ साहब हैं वो पकड़े गए, कभी वहां से कोई और अमला पकड़ा गया। मतलब वहां लोगों को खौफो हरास इतना हो जाएगा कि उन्होंने काम करने जाना, एनर्जी में जाते हैं वहां बिजली कम है, वहां जाए गैस है गैस कम है, तो फिर आखिरकार वहां आपने एक ट्रेन सिस्टम चलानी थी वो नहीं चली, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो नहीं चला, तो आप कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे? आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को छोड़ें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर वाहिद हल होता है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आती है तो वो देखते हैं जेवी किसके साथ करना है। जेवी करने वाले पाकिस्तानी वो तो खुद भाग रहे हैं कि हम भाई हमने यहाँ कारोबार ही नहीं करना। जैसे इन्होंने बताया एक बहुत बड़ा केमिकल यूनिट बंद हो गया, जब जेवी करने वाले ही नहीं मौजूद होंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां आएगी, कैसे आएगी, समझ से बात आता है। क्योंकि जाहिर बात है कि जिस तरह से एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अलावा भी बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत छोटे छोटे इस तरह के हम देखते हैं कि यूनिट लगे हुए हैं कि जो काम करते हैं, बजाय हम अपने छोटे जो यूनिट्स हैं या जो छोटे ताजर हैं कारोबार करने वाले हैं उनको फ़रोग दें, छोटा जो जिसको कह देते हैं कि बिजनेसमैन है, बजाय हम अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करने के हम देखते हैं कि रोज़ बर रोज़ जो है ना हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारे हमें क्राइसिस को फेस करना पड़ता है। और उन क्राइसिस की वजह से अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा भी लेते हैं, जैसे कॉटन की बात करी, और जैसे कपड़ा का एक पूरा प्रोसेस होता है कि अगर धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, फिर वो आगे जाके एक रंगाई का अमल शुरू होता है, तो इसके प्रोडक्शन में पिछले सालों की निस्बत देखें तो कितनी कमी आई है कैसर साहब? जी मैं पहले भी जो बात कर रहा था वही मैं अभी उस बात को दोबारा दोहराऊंगा, बल्कि उसको जो है मेरे भाई ने भी उस बात की तस्दीक की है। देखें इंडस्ट्री डे बाय डे बंद ही हो रही है जी, तो फरोख्त तो इंडस्ट्री पा नहीं रही। आपने छोटी इंडस्ट्री की बात की, छोटी इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं कि छोटी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री को एक सर्विसेज दे रही होती है, इंडस्ट्री से ही रिलेटेड रहती है। तो होता क्या है कि उस सर्विसेज देने के चक्कर में वो एक लम सम उनसे किसी भी प्रोजेक्ट का या कोई भी असाइनमेंट का किसी चीज़ का भी एक रकम तय कर लेते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि चूंकि हमारे यहाँ ना डॉलर की स्टेबिलिटी है, बल्कि मैं इनकी बात से आगे भी कहूँगा सिर्फ डॉलर का इशू तो डेफिनेटली बहुत मजबूत है, लेकिन सिर्फ उसका नहीं है। हमारे यहाँ इतनी फ्लैक्चुएशन हमारे बिजली के ही यूनिट में है जिसकी कोई समझ में नहीं आती। छोटी इंडस्ट्री को वो समझता ये है कि मेरा बिल जो है वो 5 लाख रुपए महीने के बाद आ जाएगा। वो इसी बात पे रहते हुए आप जैसी बड़ी इंडस्ट्री से या इनकी बड़ी इंडस्ट्री से या किसी की ज़ैद बकर की बड़ी इंडस्ट्री के साथ कोई डील कर लेता है, लेकिन जब उसके बाद बिजली का बिल आता है और उसने जो रकम कमाई होती है या मेहनत से जो चीज़ गेन की होती है, पता ये लगता है वो तो बिजली का बिल ले गया। इसके अलावा सेम उसको एनर्जी में गैस मिलती नहीं है, मीटर लगा हुआ है, और पाकिस्तान का अलमिया यह है कि बंद मीटर पे भी बिल है। उसके पास ये जो ओवरहेड्स आ रहे हैं जिसकी वजह से वो डे बाय डे वीक हो रहा है या अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करके बड़ी इंडस्ट्री को लगा रहा है। बड़ी इंडस्ट्री सोचती ये है कि मैं इस लोकल मैन्युफैक्चरर से या लोकल इदारे के साथ काम क्यों करूं, मैं इस चीज़ को बाहर से इंपोर्ट करूं। और जब ये चीज़ शुरू होती है तो छोटी इंडस्ट्री बंद होती है जी। जब वो छोटी इंडस्ट्री बंद होती है बेरोजगारियां बढ़ती हैं, प्रॉब्लम बढ़ते से बढ़ता ही जा रहा है, प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। हमारी मैं चूंकि टेक्सटाइल रिलेटेड आदमी हूं, मैं ज़्यादा बात उसी की करूंगा। मैंने टेक्सटाइल को डे बाय डे ख़त्म होते ही देखा है। और अलमिया ये है कि जिस फैडमी का जिक्र डोगर साहब कर रहे हैं, आप यहाँ जाएं, विजिट करें, आपको नज़र आएगा एक फैक्ट्री यहाँ है तो उसके बाद कोई 50 जगहें खाली पड़ी हैं इंडस्ट्री की, फिर दूसरी है, फिर इससे ज़्यादा एरिया जो है वो खाली पड़ा है, फिर कोई एक और फैक्ट्री है। माना मैंने कि जी काफ़ी इंडस्ट्री वहाँ पे आई है, लेकिन जितना बड़ा
रकबा है, जितनी बड़ी जगह गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करने के लिए दी थी, उस हवाले से नहीं है, उसमें भी करप्शन आ गई है। अब ये करप्शन रोकना, ये ना तो मेरे इख्तियार में है, ना आपके इख्तियार में है, ना डोगर साहब के इख्तियार में, ये इख्तियार है हमारी गवर्नमेंट्स का। और हमारे गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या किरदार हो सकता है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के हवाले से कि किस तरह से जो है वो केमिकल इंडस्ट्री भी बुरी तरह से मुतासर हुई है, क्योंकि जब हम कपड़े की बात करते हैं, बेशक ये जो ड्रेस मैंने भी पहना है, ये भी एक बहुत एक प्रोसेस से गुजर कर आया है। सारी बातें कि पहले धागे से कपड़ा बनता है, कपड़ा फिर रंगाई के अमल में जाता है और उसके बाद ही जो है वो मार्केट तक पहुँचता है, और भी बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं। तो किस तरह से हर इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो ये तो है ही हमारा सनती हब, जहाँ बहुत सारे लोगों का रोजगार हमारी सनती इंडस्ट्री के साथ, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि मौजूदा हालात जिस तरह से जा रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट बहुत हद तक जो है वो कम हो गई है। गुज़िश्ता सालों में जहां हमारा रैंकिंग ग्लोबली हम देखते थे कि हम जो है वो 8वें नंबर पर हैं, और बजाय रैंकिंग बेहतर होने के कि हम इस रैंक में खुद की सिचुएशन को और खुद की जगह को मजबूत बनाते, बेहतर बनाते, क्योंकि इस टाइम पे जो है चाइना एक्सपोर्ट्स की नंबर 1 लीड कर रही है केमिकल इंडस्ट्री में भी, और हम देखते हैं कि हर इंडस्ट्री में चाइना बहुत ज़्यादा लीड कर रही है। बजाय इसके कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन सी ऐसी जो है ना पॉलिसीज़ हैं जो दीगर ममालिक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक बल्कि हर इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह से मुतासिर है। दूसरों से अच्छी बात जो भी हो उसे ज़रूर सीखना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट का क्या किरदार है और हुकूमती इदारे इस हवाले से क्या करें, इसी पर बात करेंगे। कैसे साहब, जैसे आप बता रहे थे कि करप्शन को रोकना जो है वो सिर्फ जो है काम करने वालों के हक में नहीं होता, बाकी हमारे इसमें हुकूमती इदारों का भी बहुत अहम किरदार है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे लैग कर रही है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी मईशत का पहिया बेहतर कर सकते हैं? देखिए जी, गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, ये बारहा डिस्कस हो चुका है, बारहा इस चीज़ को जो है वो डिबेट्स में लाया जा चुका है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। इंडस्ट्री के ऊपर तो बंद करने के लिए इस लेवल का प्रेशर है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब आते हैं जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, और वो एक कंपनी को या एक फैक्ट्री को, छोटी है बड़ी है, उसको सील करके चले जाते हैं। सारे वर्कर्स बाहर, हफ्ते के लिए जी फैक्ट्री बंद। वजह क्या बनी कि बॉयलर धुआं निकाल रहा है। जी क्वेश्चन इज दैट कि धुआं निकाल क्यों रहा है वो? आखिर एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा वो जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, कर क्यों रहा है? इसके पीछे जाएं तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को गैस का कनेक्शन दे दिया गया, जिसकी एक ह्यूज बड़ी अमाउंट उससे ले ली गई है। एक बड़ा बजट होता है। अब आप एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसमें अगर आपकी कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस है, मैकेनिकल की मशीनें आपकी आ गई हैं, प्रोसेसिंग की मशीनें आपकी आ गई, तो सबसे बड़े दो खर्चे जो हैं वो पड़े होते हैं। जो एक बड़ा बजट होता है वो है कि आपको बिजली का कनेक्शन लेना और आपको गैस का कनेक्शन लेना। ये एक बहुत बड़ा बजट होता है। अब कनेक्शन तो आपने ले लिया, सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट ने जमा कर ली, उसमें गैस तो है ही नहीं। अब जब गैस है ही नहीं, एक आदमी एक इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, तो आप मुझे बताएं कि वो काम कैसे करेगा? अब वो उसके लिए लकड़ी जला रहा है, कुछ आजकल अजीब अजीब ट्रेंड्स आ गए हैं। कुछ लोग जो हैं वो दरख्तों के पत्ते जला रहे हैं, कोई जो है वो छल्ली के अंदर के जो उसको तुक्का कहा जाता है उसको जला रहा है, कोई कुछ जला रहा है, कोई कुछ जला रहा है। उसमें से अगर बर्निंग थोड़ा सा धुआं निकल आता है या ज़्यादा सा धुआं निकल आता है, नहीं निकलना चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन बहरहाल अगर निकल आता है तो जी आप फैक्ट्री सील कर दें। क्या फैक्ट्री सील करना हल था? क्या वर्कर्स को 5 दिन की छुट्टी देना हल था? अब वर्करों की भी हालात आप लगा लें पाकिस्तान में, आपको जो आप औसतन अगर सैलरी किसी की लगा रहे हैं तो वो क्या इतनी है कि वो शख्स जाके पीछे चीज़ों को अफोर्ड करेगा अपने घर? डेफिनेटली वो नहीं कर पाएगा, और इसके लिए वो कुछ ना कुछ तो काम गलत करेगा। घर में उसके फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बीवी है, XYZ, मतलब कुछ तो करेगा। लेकिन हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ये चीज़ नहीं देखनी कि क्या बनेगा। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जाके गैस डिपार्टमेंट से मीटिंग नहीं करनी कि उस फैक्ट्री को मैं सील कराया हूँ, आप बताइए आप उसे गैस क्यों नहीं दे रहे? इस फैसलाबाद डिपार्टमेंट के अंदर जो शख्स गैस से रिलेटेड बैठा उसको चाहिए अपने सीनियर्स के साथ इसको कैबिनेट में मामले को उठाए कि जो उनको गैस तो मिल नहीं रही, इंडस्ट्री बंद हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो गई तो हमें टैक्स कहाँ से आएगा? अब ये वो चीज़ें हैं कि ये बातें हम तो नहीं समझा सकते। हम लोग तो बैठ के इन चीज़ों को सिर्फ
चैम्बर लेवल पे कह लें, आप लोगों की जैसे मेहनत करने वाले चैनल्स जो हैं जो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, उन पे बैठ के हम सिर्फ आइडियाज़ दे सकते हैं। लेकिन इन आइडियाज़ का फ़ायदा क्या है जब करने वालों ने कुछ नहीं करना। सेम बिजली की मैं आपको मिसाल पहले भी दे रहा था, मैं अभी भी आपको दे रहा हूँ। आप ये देखें आपका मुकाबला किन से, आपके जो सराउंडिंग में कंट्रीज़ हैं जो साथ साथ हैं, हमसे ज़्यादा तो इकॉनमी में बेहतर अफगानिस्तान होना शुरू हो गया। हमसे ज़्यादा हम बड़ी बात करते हैं कि जी हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हम खड़े कहाँ पे हैं? इंडिया तो 82-83 के डॉलर पे बैठा है। जब हमारा 105 था, 105 था, तो 86 पे थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज का मैं अभी आपसे बात करते हुए देख रहा था, हम तकरीबन चले गए 290 के लगभग, दोबारा वो 84 पर आ गए। हमने मुकाबला उनके साथ करना है और हमारे अंदर की स्ट्रैटेजीज क्या है, डॉलर की फ्लक्चुएशन क्या है, बिजली की प्राइसेस की फ्लक्चुएशन क्या है, एनर्जी की सप्लाई की फ्लक्चुएशन क्या है, और हम फिर बात करते हैं इंडस्ट्री चलानी है। जादू नहीं होना, कुछ करना पड़ना है। अगर जादू पे रहे तो फिर तो हमें इंडस्ट्री की भी जरूरत नहीं है जी, हम छड़ी घुमाएंगे और अपने मसाइल को हल कर लें। लेकिन अब छड़ियाँ सिर्फ कहानियों में मिलती हैं, इसकी कोई रियलिटी नहीं होती। बिल्कुल, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद कर देना किसी भी मसले का हल नहीं है, तो बिलाल आप क्या समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस भी हैं, गैस की शॉर्टेज भी है, तो इसके अलावा ऐसा कौन सा फिर सोल्यूशन है कि हमारी इंडस्ट्री एक तो आसान अंदाज से चल सके, ना सिर्फ चले बल्कि हमारी इकॉनमी जो है वो बेहतर हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई मुतबादल ना तो सोर्स है ना ज़राए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, और इंडस्ट्री को बंद कर देना किसी भी मसले का हल नहीं है। उसका मुनासिब सोल्यूशन क्या हो सकता है? अच्छा, दो क्वेश्चंस के आपका रुख है। एक तो जो कैसे साहब ने पहले जिक्र किया फैक्ट्री बंद कर देना, बिल्कुल इन्होंने भी उसे कंडेम किया। बिल्कुल लकड़ी, कोयला, तुक्का जलाना तक जायज़ है। उसके साथ शॉवरिंग सिस्टम, एक पूरा सिस्टम है, वो यूज़ भी कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं उससे ही चला रहे हैं, उससे वो फुजला जो ऊपर नहीं जाता। लेकिन कुछ लोग, जैसे मैंने खुद जाके रेड किए हैं महकमा मालिया के साथ, लंडा और कूड़ा जला रहे हैं, वो तो अपने लिए अपने साथ भी ज्यादती करें, अपनी फैक्ट्री के साथ भी ज्यादती करें, अपने मुलाजमीन के साथ भी ज्यादती करें, क्योंकि जिस दफ्तर में उन्होंने खुद बैठना वो खुद भी इसका शिकार हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अगर सिर्फ 15 मिनट गुजारे हैं तो मुझे वहाँ अच्छी खासी बाद में सांस का इशू आया है, तो मेरे ख्याल में जो वहाँ 8-8, 9-9, 12-12 घंटे गुजरते हैं उनका तो फिर अल्लाह ही वारिस है। अच्छा, दूसरी चीज़ बिल्कुल वैलिड थी कि सील कर देना हल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये इन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ कैसे भाई बड़े मासूम हैं, इन्होंने कहा असिस्टेंट कमिश्नर गैस वालों से रब्ता करें। आप ये अंदाज़ा लगाएं, पीआईए और पीएसओ का मसला बना है, दोनों वफाकी अदारे हैं, वो अपना मसला हल नहीं कर सके, यहाँ सूबा और वफाक अपना मसला कैसे हल कर लेगा? असिस्टेंट कमिश्नर को महज सुई गैस वाले अंदर नहीं दाखिल होने देंगे, क्यों? वो कहेंगे हम वफाकी अदारा हैं, वो सूबाई अदारा है। अब सूबाई अदारे का एक डीसी भी नहीं है, एक एसी है, असिस्टेंट कमिश्नर से भी नीचे महकमा एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है, ये बेचारे शादियों पर खाना खुना उठाने, छापे मारने तक तो बड़े अच्छे लगते हैं, और ये वहाँ तक अपने रिट भी कायम करते हैं। लेकिन ये जब बड़ी फैक्ट्रीज के बाहर जाते हैं तो वहाँ देखें, मेरी बात सुने, बजटिंग नहीं है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ने इन्हीं फैक्ट्री वालों से कुछ काम करवाने भी होते हैं, कुछ सड़कें भी बनवा लेनी होती हैं, कुछ प्लांट्स भी लगवाने होते हैं, कोई सीएम पीएम आए उनके रोटियां को बंदोबस्त भी करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें पसे पर्दा होती हैं, वो ढकी छुपी रहें तो वो अच्छी होती हैं। वो कहते हैं ना कि अब इतना पर्दा क्यों उठाएंगे, सब यहाँ इस हमाम में नंगे नजर आएंगे। तो बेहतर है कि वो कुछ चीज़ें हैं जो वो भी बेचारे एक सरकारी मुलाजमिन होने के नाते मैं उनको भी इसलिए बेचारा कहता हूँ कि वो भी अपनी उस दायरा कार के अंदर महदूद हैं, क्योंकि ये दायरा कार ही गलत बनाए गए हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर के पास ये इख्तियार होना चाहिए था कि वो चेक कर देखें। मैं आपको सिर्फ एक बताता हूँ, सुई गैस का ऑफिस है सरगोदा रोड पे, आप यकीन माने मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताता हूँ। सरगोदा रोड के सामने 2-3 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ सुई गैस के अफसरान रहते हैं, वहाँ 1 मिनट के लिए भी गैस की लोड शेडिंग नहीं है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं किसी तौर पे भी इस पर डर के नहीं कहता। चेक कर सकते हैं तो चेक कर लें, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले उस एरिया के अंदर रहते हैं, वो कहते हैं हमारे तो गैस जाती ही कभी नहीं है। अच्छा, पूरे शहर को 3 वक्त की मुंह दिखाई मिलती है, लेकिन उनको 12-24 घंटे मुंह दिखाई गैस मिलती है, ये तो जब है। और फिर जैसे कैसे मैंने कहा, जो मीटर बाहर लगा है वो अगर आप उतारेंगे तो भी पर्चा है। अच्छा, वो मीटर उतार के ले जाएंगे क्योंकि आपने पैसे दिए, फिर भी वो मीटर उतार के ले जाते हैं। अगर वो लगा रहेगा तो माशाल्लाह वो बाहर लगे लगे आपके लिए बिल का बाइस है। मतलब इस हद तक लोगों को तंग किया जा रहा है, और फिर 170 गुना गैस महंगी कर दी है। बेसिकली दे आर पुशिंग यू टुवर्ड्स सिलेंडर्स। आप जाएं और जाके सिलेंडर खरीदें, कटवाएं कनेक्शन, क्योंकि हल ही है। आप जो कैसे साहब ने ढके छुपे लफ्जों में कहा ना कि सबसे बड़ा बजटिंग होता है गैस का, आपको एक फैक्ट्री का बता देता हूं, 4 करोड़ पे
एक फैक्ट्री ने अदा किया अपनी सिर्फ सिक्योरिटी इंडस्ट्री से पहले, अब उन्हें कहा जा रहा है दोबारा गैस चाहिए तो 6 करोड़ और जमा करवा दें। अभी वो 4 करोड़ पता नहीं पूरे हुए हैं या नहीं हुए, अभी 6 करोड़ और जमा करवा दें। आप वो ऐसे समझते हैं कि सुई गैस का महकमा चलता ही फैक्ट्रियों के ऊपर है, यानी कि पहले इनसे पैसा लिया लगा दिया, अब और ले लें फिर लगा दें, वो पैसे झोंके जा रहे हैं। आपके पास कोयला बड़ा अच्छा, आपके पास तुक्का मौजूद है, लकड़ी कम है, तो आप इन मुतबादल सोर्सेज के ऊपर जाएं, इनकी अवेलेबिलिटी करें। कोयला सस्ता भी हुआ था, उसकी गाड़ियां सस्ती हुई थी हमारे पास। अफगानिस्तान बेशक बंद है, हमारे पास अपनी रिसोर्सेज मौजूद है, तो उनको चलाने दें। यस, आपने अगर भट्टों को जिगजैग पे लेके आए हैं तो फैक्ट्री मालिकान के साथ इस हद तक मुमकिन बनाएं, जैसे कैसे साहब ने कहा कि उनको शॉपिंग सिस्टम के साथ चीजें चलने दें। चीजें रोक देंगे तो ऑलरेडी हम जमूद का शिकार हैं, ये चलती रहेंगी तो ज्यादा हम भी जो है ना वो एनवायरमेंट पोल्यूशन के हक में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे माहौलियाती आलूदगी बढ़े, लेकिन इसके बहुत से मुतबादिल जो है वो सोर्सेज हो सकते हैं, और मजीद इसी हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से अपनी इंडस्ट्री को बेहतरी की जानिब लाया जा सकते हैं और बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। वक्त हुई छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के हवाले से। इंडस्ट्रीज की जब भी बात की जाती है तो उसमें हमारी लेबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी हमारी इंडस्ट्री खुशहाल होती है तो हमारा मजदूर खुशहाल होता है, और अनफॉर्चुनेटली जब भी हमें जो है बहरान का शिकार हम हुए हैं, हमारी सनत डाउन हुई है, साथ ही साथ हमारे जो लेबर है, हमारा मजदूर तबका है, वो बेरोज़गारी का शिकार होगा। इन तमाम हालात में फैक्ट्री मालिकान तो पिस ही रहे हैं, लेकिन वहाँ की लेबर का क्या सिचुएशन है, वो किस तरह से पिछ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ पहले से जो आमदन है वो बहुत लिमिटेड होती है। अखराजात ज़िंदगी के चलाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज बंद होने लगेंगी और उनका कोई मुनासिब सोल्यूशन और हल हम नहीं निकालेंगे तो हमारा जो मजदूर है, मजदूर तबका है, वो बुरी तरह से इससे पिस जाकर, हमने देखा भी है इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी ली हैं और बहुत सारे लोग क्राइम की तरफ भी गए हैं। हमारे यहाँ क्राइम रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर इन हालात को साजगार नहीं किया गया तो हमारी क्या माशरती इक़्तिदार भी इसमें बुरी तरह से जो है वो बर्बाद होकर रह जाती हैं। मजदूर कितना जो है इससे इफेक्ट हुआ है, उस हवाले से बात करते हैं कि कैसर साहब, जैसे कि जारी बात है कि इंडस्ट्री मालिकान जो हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है। वो किसी ना किसी तरह अपना सर्वाइवल कर ही रहे हैं, एसेट्स हैं, सेविंग कर लें, जिस तरह से भी। लेकिन हमारा मजदूर, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए मजदूर एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, हमारा मजदूर तबका इस तमाम हालात में कितना ज़्यादा मुतासिर हुआ है? देखिए, किसी भी इंडस्ट्री के जो बेसिक्स हैं उसमें आप लगा लें एनर्जी का होना, इंडस्ट्री का सबसे पहले तो इंडस्ट्री का ही होना, फिर उसके बाद उसमें जो है वो उसके काम का होना। अब इस काम को करना किसने है? वो करना ही मजदूरों ने। मजदूर एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी लगा लें, फैसलाबाद में बहुत बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री लगा लें, अगर आप उनके पार्टनर्स की बात करेंगी तो वो मैक्सिमम 4 नहीं तो 5 पार्टनर्स पे होगी, या 4-5 छोटी कंपनियों ने मिलकर एक बड़ी कंपनी में लगा ली, तो इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर काम करने वाले मजदूर कितने हैं, उनकी तादाद आप अगर काउंट करें तो वो किसी किस्म की कैलकुलेशन में नहीं आ रहा ना। अब होता है क्या है, जब किसी भी इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम आती है, ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री जो है वो डे बाय डे तरक्की करती रहे और उससे मजदूर जो है खुशहाल होता रहे। पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि डे बाय डे इंडस्ट्री डाउन से डाउन जाती जा रही है। उसके ओवरहेड्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे हमने पहले गैस का और ये बिजली का टॉपिक को और फ्लक्चुएशन ऑफ डॉलर की वजह से उसके ओवरहेड बढ़ रहे हैं। अब जब उसके ओवरहेड बढ़ रहे हैं, वो अपने मजदूर को ज़्यादा इंक्रीमेंट्स कैसे देगा? और इंक्रीमेंट तो मैं कहता हूँ बहुत दूर की कहानी है। अभी तो उसको बेसिक सैलरी कैसे देगा? किसी भी इंडस्ट्री के बंद होने पे इंडस्ट्री के 2 मालकान, 4 मालकान या 5 मालकान शायद बिजनेस से जाते हैं, और वो आपके वाली बात कि उनके पास शायद के सेविंग्स में इतना होता है कि वो सरवाइव कर जाते हैं। लेबर कहाँ जाएगी? बिल्कुल, ये एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। इसके जो है वो हम जहन में नहीं लाते, लेकिन इसके बड़े खतरनाक नताइज निकलते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने अपनी डिस्कशन में आपको ये बात बताई कि जब एक शख्स बेरोजगार होता है, आप ये ना समझें कि वो अकेला बेरोजगार हुआ है, उसके पीछे 5-7 खाने वाले हैं जो उसके घर उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके बच्चे हैं। जब वो उनके लिए कोई चीज़ नहीं लेकर जाएगा, मैं फरमाइशों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। जब औलाद या बहन भाई छोटे या माँ बाप दवाई से बैठे रहेंगे,
रोटी से बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ गलत हरकत होगी, और वो गलत हरकत किसी न किसी के लिए नुकसानदेह होगी। हमारे इर्द गिर्द हमने कई वाकयात ऐसे सुने हैं कि एम्प्लॉई ने मालिक ही मार दिया, और आए दिन गाड़ियों को किनाल रोड पे जो है वो रोका जा रहा है और उनके साथ जो है वो रॉबरी की जा रही है। घरों में चोरियों का जो है रेशो इंक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज नहीं हो रही। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं और क्राइम रेशो को इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये चीज़ें सोचने वाली बात है कि बात फिर हम घुमा के इंडस्ट्री पे ले आते हैं। अगर इंडस्ट्री चलती रहे, रोजगार मिलता रहे, एक मजदूर को टाइमली उसकी सैलरी मिलती रहे और उसकी मेहनत के सिले में साल बाद ही उसको इंक्रीमेंट्स मिलता रहे, जैसे आज से हम 10-15 साल 20 साल पहले देखा करते थे। अब तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गए। एक चीज़ हुआ करती थी डोगर साहब, बोनस जी फैक्ट्रियों में। आप का माशाल्लाह उठना बैठना बहुत लोगों में, इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों के साथ। आप मुझे बताएं बोनस कौन कौन सी फैक्ट्रियां अभी राइज कर रही हैं? फिंगर टिप्स पे ख़त्म हो जाएंगी। जबकि आप इंडस्ट्री लगाएं तो अभी भी पाकिस्तान में या फैसलाबाद के अंदर काफ़ी है। बहुत ज़्यादा बंद हो चुकी है लेकिन अभी भी है। लेकिन अगर आप उसमें से जा रहे हैं, जो लेबर को मुकम्मल हकूक अदा करने वाले यूनिट्स हैं, वो शायद कि मेरे हाथ की उंगलियां ज़्यादा हैं। इस फैसलाबाद का, जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो है वो इंडस्ट्री जोन चलाने वाला सिटी है, इसमें आपकी हाथ की उंगलियां शायद ज़्यादा हैं। इससे कम शायद इदारे होंगे जो कि अपनी लेबर को वो सब कुछ दे रहे हैं, वो सारी सहूलतें दे रहे हैं जो कि उनका हक बनता है, और जो कि दुनियाई लेवल पे एक लेबर के ऊपर जो है वो कानून नाफिज होते हैं कि इनको ये देना है। लेकिन अब इसमें मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री वाले की तरफ भी जाऊंगा, वो भी कैसे देगा। जैसे वो एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे थे, एनवायरनमेंट में ये है कि जब मैंने पहले बात की थी कि आपने अपने ओवरहेड्स को समझते हुए किसी के साथ डील कर लिया, लेट सपोज 30 रुपीज़ पर मीटर पे, मैं जनरल आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका बिजली का बिल आपको बता रहा है कि वो तो आपको उससे बिजली का यूनिट ही 8 रुपये पर मीटर पड़ चुका है, और इसके अलावा एनर्जी का भी है, इसके अलावा लेबर सैलरीज भी है, इसके अलावा कई ओवरहेड्स हैं। अभी तो परेशानियों में जाएंगे तो अभी तो हमारा जो सिर्फ ड्रेन वाटर सिस्टम वासा है, इन्होंने अपने बिलों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज किया। और डोगर साहब बिल्कुल जानते होंगे, इनके कई दोस्त जो हैं मेरे और इनके कंबाइन भी हैं, जो समंदरी रोड की फैक्ट्रियों से रिलेटेड हैं। आपको ताज्जुब होगा कि वासा की फैक्ट्रियां 2-2, 3-3 दिन वीक में बंद करवा देती हैं कि जी आपने ड्रेन नहीं करना, हमने आपको परमिशन ये 2 से 3 दिन आपको नहीं देनी, फिर आपके पड़ोसी को नहीं देनी, फिर उससे अगले को नहीं देनी। ये वो चीजें हैं कि ये सारा इम्पैक्ट एंड पे जाके लेबर पे गिरेगा, लेबर पे आता। आखिर तो लेबर जब नहीं जॉब पे आएगी तो फैक्ट्री ओनर भी कहां से सैलरी जनरेट करके देगा, और जब वो नहीं देगा तो फिर काम 2 नंबर ही होगा। या तो वो कहीं डाके डकैतियां होगी, या पे राजनी वाले मामलात होंगे, या कुछ भी होगा, कहीं ना कुछ होगा गलत। चूंकि अल्लाह ने निज़ाम बनाया है कि हमें खा के सोना है, बेशक हम मर जाएंगे अगर हम अपने बच्चों को या खुद को रोटी नहीं देंगे, वो कहीं से तो सोर्स करना है। इसलिए इस इंडस्ट्री के बारे में मैं अपने हर उस पे गैदरिंग में जहाँ पे भी मेरा बैठना उठना होता है, आप एक दफ़ा सिटी 41 ने मुझे पहले भी मदऊ किया था, तो मेरा ये रहा, इंडस्ट्री को बंद नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्री को चलवाना चाहिए। जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, आप दुनियाई मिसालें लें, इंडिया की लें, इंडिया में गुजरात में उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एरिया लगाया, तो वो आपके लाहौर में आ गए, एक्सपो में आ गए, उन्होंने अपना अलग से एक बूथ बना लिया कि हम गुजरात के अंदर, ये पुरानी बात है, अब तो इंडिया से हमारी तिजारत बंद है, कि हम ये गुजरात में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और इसमें चूंकि हमने इतने अरसे के लिए इसको टैक्स फ्री जोन में रखा है, तो आपको चीजें यहाँ से सस्ती मिलेंगी, आप हमारे गुजरात से इम्पोर्ट करें। ये तब की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान की तिजारत जा रही थी। अब वो इस लेवल तक जा रहे हैं, इस लेवल तक जा रहे हैं। मेरे सुनने में आया कि जो इंडस्ट्री डूबने लगती है उसको ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दी जाती हैं, कि उसको बैकअप दिए जाते हैं। ये हमारा पड़ोसी है, इस चीज को छोड़ दें कि हमारी उसके साथ टसलबाजी है क्या है, लेकिन हमें अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए, बिल्कुल अच्छी चीज करनी चाहिए। अच्छी चीज को हमेशा से जो है ना सिर्फ देख के अप्रिशिएट करना चाहिए बल्कि सीखना चाहिए। और हमारी ट्रेड का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कि हमारी ट्रेड बहुत बुरी तरह से इसमें मुतासिर हुई है, ना सिर्फ इंडिया से, बाकी भी अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो जिस तरह से कैसर साहब बात कर रहे हैं बिलाल कि हमारी जो है मजदूर तबके पर बहुत बुरी तरह से इसके इम्पैक्ट आए हैं। इससे हमारी सोसाइटी में भी डिफरेंट तरह के हमने देखे हैं कि क्राइम रेशो बढ़ा है, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं जिसमें क्राइम करने की भी हिम्मत नहीं होती, वो अपनी जान तक ले लेता है। तो ये तमाम हालात जो है हमारे मजदूर तबके को जिस तरह से जो है वो मुतासिर कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हम क्या इंडस्ट्री के हालात देख रहे हैं? अच्छा, मुझे 2 फिर से जवाब इसके बनते हैं। एक तो मुझे फैसलाबाद में
आज से 10 साल पहले, अगर मैं गलत ना हूँ, बड़े कम दिमागी मरीज मिलते थे, लेकिन आजकल साइकोलॉजिस्ट के बाहर रश लगा हुआ है। लोगों के फ़ोन आते हैं कि फ़लान डॉक्टर का अगर टाइम मिल सकता है तो आप ले दें। खुद बीमार हैं, बच्चा बीमार है, लोग मेडिकेशन पे हैं, रात को डिस्टर्ब हैं जी, नींद नहीं आ रही, लॉस बहुत हो गया है, मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और ये इतना तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि लोग परेशान नज़र आ रहे हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि हम अपना रोज़ गुज़र बसर कैसे करें। अशिया ज़रूरिया, गैर ज़रूरिया तो बहुत दूर की बात है, अशिया ज़रूरिया कैसे पूरी करें। ऐसे मज़दूर की बात आपने की, मज़दूर परेशान है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है तो इस तनख्वाह के अंदर, लेकिन वही बात है कि मालकान यहाँ से शिफ्टिंग देख रहे हैं कि यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाए, और लड़ाई झगड़े आए रोज़ डाइंग यूनिट के साथ कि ये कपड़ा आपने ये कर दिया, उसमें मिक्सिंग हो रही है। मतलब ऐसे ऐसे इश्यूज हैं कि लेन देन के ऊपर इस वक्त आपका पूरा जो इतना भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वहाँ मुझे लगता है रोज़ सूतर मंडी के अंदर को 2-3 पंचायतें हो रही हैं, रोज़ डाइज केमिकल वालों की पंचायतें हो रही हैं, पैसे दे दिए, पैसे नहीं ले लिए। अच्छा, जो काम महीने महीने पर्ची पे चल जाता था अब एडवांस पे जा रहा है, और एडवांस भी ये नहीं है कि उसी माल का, बल्कि अगले माल का भी 50% दें। यानी कि ₹1,00,000 का आपने ऑर्डर करना है तो 1.5 लाख पहले जमा करवाएं, फिर आपको लाख का माल मिलेगा। यही स्पिनिंग का चल रहा है, यही सूतर मंडी चल रहा है, यही विविंग का चल रहा है। कोई भी इंडस्ट्री देख लें वो इसी तरह से मुतासिर है, और जो हालात हैं वो बेहतरी की बजाय जो है वो और बिगड़ते जा रहे हैं। उम्मीद ही कर सकते हैं। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। किसी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, और दुआ गो है कि आने वाले दिनों में हमारी इंडस्ट्री का पहिया जो है वो आसान अंदाज से चल सके, हमारा मजदूर तबका जो है वो खुशहाल हो सके। क्योंकि मजदूर के शायद जहन में कहीं ना कहीं ये होता है कि फैक्ट्री मालकान जो है वो उनका ख्याल नहीं करे, लेकिन जो है वो एक तस्वीर के हमेशा से, जैसे मैं कहती हूँ, 2 पहलू होते हैं। हमारे मालकान भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं इन तमाम सिचुएशन से। तो अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी पैदा करें। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने वाले हैं। जैसा कि 14 नवंबर है, तो 14 नवंबर के हवाले से पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है। डायबिटीज़ के हवाले से क्या अवेयरनेस है, क्या इसके पीछे की कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकते हैं, उसके हवाले से हम डिटेल गुफ्तगू करने वाले हैं। और इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को पब्लिकली जो है वो पूरी दुनिया में अवेयर करना है कि किस तरह से अगर इसकी बर वक्त तशख़ीस हो जाती है तो इसकी ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको भी जो है ना, जब बात की जाती है, हम हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, तो हमारे यहाँ एक बहुत ही जो कॉमन चीज़ है, हम कभी भी जाके अपना रेगुलर बेसिस पे चेकअप नहीं करवाते, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद जाके आप एक बार अपना चेकअप करवा लें, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हमारी बॉडी में आ जाती हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो बेहतर ये है कि आप टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसर्न करके अपनी बॉडी चेकअप करवाते रहें, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी आपकी बॉडी में पनप रही है तो आपको बर वक्त डायग्नोज हो सके और आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकें। डायबिटीज़ के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, मुझे पता है मेरी देखने वाली ऑडियंस के माइंड में हैं, और हमारी कोशिश होती है कि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी ज़्यादा आपके डाउट्स हैं, उसको हम क्लियर कर सकें। और इस इंपॉर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास हो। तो इस पूरे मौजू पर बात करने के लिए आज के दिन के हवाले से हमारे पास एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, जिनसे हमें बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आई एम श्योर उससे आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स भी क्लियर होंगे और आप एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर सकेंगे। और किस तरह से जो है वो अपनी जितनी भी मसाइल है हेल्थ के रिलेटेड उसको दूर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, कौन सी ऐसी रूटीन है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जी सकें। तो मैं आपसे अपने मेहमान का तारुफ करवा देती हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, और हम बढ़ते हैं अपनी सेशन की तरफ। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आमिर शौकत, प्रो वाइस चांसलर हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, डीन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि 14 नवंबर के हवाले से पूरी दुनिया में डायबिटीज़ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मकसद लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना है ताकि जो है वो बर वक्त इस बीमारी की तशख़ीस हो सके। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ कितनी किस्म की होती हैं और किस तरह से इसे डायग्नोज किया जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप के साथ मिलकर अक्सर हम ये प्रोग्राम करते हैं, और ये आपको ऑडियंस को भी इस बात का पता है कि 14 नवंबर को कितने ही सालों से मैं सिटी 41 के साथ ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ जाके, क्योंकि जो 14 नवंबर है
हमारे लिए बेसिकली डायबिटिक जो कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए एक लैंडमार्क डे है जी। ये पेशेंट्स को डेडिकेटेड डे होता है जो कि उनको बुनियादी तौर पे हम डेडिकेट करते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए। ये जितनी भी ऐसी कैंपेन्स चलती हैं पब्लिक अवेयरनेस की उनका दरअसल एक ही थीम होता है और वो थीम क्या है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका मतलब है कि बचाओ इलाज से बेहतर है। इसलिए अब जितनी भी कैंपेन्स हम करते हैं और पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार्स करते हैं और जितनी भी हम इस तरह की जो हैं वो आगाही के प्रोग्राम करते हैं उसके ज़रिए हम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि बराए करम जो है ना बीमारी का उस स्टेज पे इलाज करें जब आपको इसकी कोई अलामत नहीं है। आप अलामतों का इंतज़ार ना करें। सही। लेकिन हमारे मुल्क में 3 बीमारियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। एक शुगर है, डायबिटीज़, एक ब्लड प्रेशर है और एक हेपेटाइटिस है। बाकी तो मर्ज और भी बहुत से हैं मगर ये तीनों बीमारियों को अगर हम बोले ना एक लफ्ज़ इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, ऑल ऑफ देम दे आर साइलेंट किलर्स। क्या कि ये खामोश कातिल है। इनमें से किसी मर्ज का शुरू में कोई अलामत नहीं आती। अच्छा। बुनियादी स्टेज के ऊपर जो है तशखीस के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं, क्योंकि हम देखें ना आप भी डॉक्टर साहब के पास कब जाएंगी जब कोई मसला आपको होगा। जी। अगर कोई मसला है ही नहीं तो किसी के पास ना टाइम है और हमारे इतने मसाइल हैं कि हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब कोई वाकई बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल। वो जो बुरा हाल जब इन मर्ज में होगा ना तो इसका आपको जान के हैरानी होगी कि डायबिटीज़ की जो आम 3 अलामतें बताई जाती हैं ना वो क्या है कि आपको प्यास ज़्यादा लगना। अच्छा। नंबर दूसरा यूरिन बार बार आना, वज़न का कम होना। मगर आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि ये 3 अलामतें बड़ी देर से पढ़ाई जा रही हैं मगर जब ये 3 अलामतें आएंगी तो कम से कम 3 या 4 साल डायबिटीज़ को लाहक हुए गुजर चुके होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम आज के प्रोग्राम के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि डायबिटीज़ के मर्ज को तशखीस करने का एक ही तरीका है, इसका टेस्ट कराया जाए। और इस वक्त पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड में है, यानी कि वी आर अनफॉर्चुनेटली अमंग्स्ट द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू हैव मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट्स। और जो हमारा आइंदा से ग्राफ बढ़ रहा है उसके मुताबिक हम टॉप 3 में भी हो जाएंगे जी। फिर टॉप 2 में भी हो जाएंगे। तो इसलिए इट्स अबाउट टाइम कि हम सारे के सारे मिलके वी कम टू अ कंक्लूजन, एक कंसेंसस बनाएं। और क्या तरीका है कि इंतहाई सस्ता टेस्ट कि अपनी कम से कम एक साल में 2 मरतबा या 3 मरतबा शुगर जो है वो चेक की जाए। कितना ही सस्ता टेस्ट। बिल्कुल। और आप मुझे ये बताएं ना कौन सा ऐसा और ये हर आम लेबोरेटरी से हो जाता है। वो तो क्या 100-150 रुपए का टेस्ट है। बिल्कुल। आपके हॉस्पिटल्स में फ्री मौजूद है। दूसरी बात क्या है कि आप मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी फैमिली है जो कि इस मर्ज से अफेक्टेड नहीं है। आपके कितने ही जानने वालों को, ठीक, किसी के पेरेंट्स को है, किसी के बहन भाइयों को है, किसी के खाला को है, किसी के चचा को है। ये तो मुमकिन ही नहीं ना कि ये कोई ऐसा छुपा हुआ मर्ज है जो कि ढूंढना पड़ता है। ये हर घर का मसला ऐसा है और पूरी दुनिया का मसला है। इसलिए ये वाला है कि आज का जो है ना, और दूसरा एक तो खैर लोग क्या करते हैं कि जो लोग अक्सर अब तो कोई टेस्ट करते ही नहीं है, जो कर भी ले टेस्ट जाके तो वो टेस्ट एक आम सा शुगर चलते फिरते कर लेगा और अगर वो नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी तो बड़ा खुश हो जाएगा कि भाई मुझे शुगर नहीं। ऐसा भी दुरुस्त नहीं है। तो शुगर को तशखीस करने का जो टेस्ट है ना वो ये है इनिशियल स्टेज के ऊपर। इसको कहा जाता है 2 किस्म के डायबिटीज़ के टेस्ट हैं, एक फास्टिंग और एक खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो मेरी गुजारिश ये वाला है कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम अपनी ऑडियंस को ये बताएं कि जब भी आपने अपनी शुगर चेक करनी है तो आप एक रिपोर्ट करें खाना खाने से पहले वाली। अगर वो नॉर्मल भी है तो ये देख के मुतमिन ना हो जाएं कि शुगर नहीं है, एक और रिपोर्ट भी कराएं खाना खाने के 2 घंटे बाद। और वो जो फास्टिंग का आप बता रहे हैं वो फास्टिंग कितनी आवर्स की होनी चाहिए? और रात के खाने के बाद, यानी कि ओवरनाइट फास्टिंग। ओवरनाइट फास्टिंग का मतलब क्या रहता है, खाना खाया सुबह नाश्ते से पहले। ठीक। फिर एक तीसरा टेस्ट भी है बड़ा अच्छा, वो बहुत ही है और वेरी सिंपल, इट्स अवेलेबल, तमाम लेबॉर्ट्रीज ये करती है, उसका नाम है HbA1c। ये टेस्ट जो है ना 3 महीने की एवरेज को जाहिर करता है। लेकिन आपने 3 दिन मीठा नहीं खाया, एक टेस्ट ठीक हो गया आपका और आपने छलांगे मारनी शुरू कर दी कि लो जी मुझे तो नहीं है। हम चाहते हैं कि 3 महीने की आपकी कारकर्दगी भी वाजे हो जो 3 माह गुजरे हैं। हाँ। फिर इसके साथ ही होता है कि उस टेस्ट को करके हम ये मालूम करते हैं कि शुगर हो तो नहीं गई। उससे ये भी मालूम पड़ता है कि शुगर होने का इम्कान तो नहीं। उसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज का मतलब क्या है कि शुगर हुई तो नहीं है मगर डायबिटीज होने का चांसेस हैं। और एक और मजे की बात ये वाली है, मजे तो नहीं अनफॉर्चुनेट बात है कि अब ये तहकीक ने ज़ाहिर की है कि प्री डायबिटीज़ की स्टेज पे भी डायबिटीज़ की बॉडी में तब्दीलियां होनी शुरू हो चुकी होती हैं।
यानी कि दिल के ऊपर असरात होने शुरू हो जाते हैं, आंखों पे असरात शुरू हो चुके होते हैं। और इसका मतलब है कि हमारा आजकल का जो स्लोगन है वो ये है कि काइंडली डायग्नोज डायबिटीज एट द प्री डायबिटिक स्टेज, क्योंकि ये बड़ा एक और बड़ी अहम स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैंने अपने अक्सर प्रोग्राम्स में इंटरनेशनली लोकली अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि प्री डायबिटीज इज अ पोटेंशियली क्योरेबल कंडीशन। ओके। यानी कि वैसे तो डायबिटीज के बारे में ये कहा जाता है ना कि ये बीमारी जो है काबिल इलाज नहीं है, काबिल कंट्रोल है, मगर अब ऐसे नहीं है। नई सूरत हाल और नई रिसर्च के मुताबिक अगर आप बीमारी को बहुत अर्ली ऑन पकड़ लें या तशखीस कर लें, यानी कि इनिशियल 3-4 ईयर्स में, तो ये मर्ज जो है ना इसको हम डायबिटीज़ को डाउनग्रेड कर सकते हैं। कैसे? कि शुगर का मरीज जो है डायबिटिक, ही कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्री डायबिटिक स्टेटस, और प्री डायबिटिक जो है वो नॉन डायबिटिक भी हो सकता है। तो ये बड़ी एक होप है ना लोगों के लिए। बिल्कुल, कौन चाहता है कि उसके साथ एक बीमारी का लेबल लग जाए, सारी उम्र रहनी है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको जो है ना रूटीन में भी बड़ी सारी चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है, जैसे मौसम की तब्दीलियाँ आती हैं या खाने पीने में कुछ भी आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। और हम लोग, आपको पता है कि पंजाबी जितने भी हैं बहुत फूडी होते हैं और बड़ा बेहतियाती से खाते हैं, और हमारे यहाँ तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी इतना ज़्यादा एहतियात नहीं करते हैं। जैसे कि आपने इनके एग्ज़ाम के बारे में बात की थी, तो ये एग्ज़ाम किस तरह की हैं और किस तरह के एज ग्रुप में जो है वो ज़्यादा इसको देखा गया है? बिल्कुल, ये डायबिटीज़ की तो हमने बुनियादी बात कर ली ना कि ये होने की 3 तरीके हो गए। अब एग्जाम में जो डायबिटीज़ की है ना, जो मोटी मोटी किस्में वो 2 हैं। वो एक को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, एक को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। जो अक्सर घरों में शुगर के मरीज़ हैं, जो 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, और जो कहते हैं कि मौरूसी तौर पर या जेनेटिकली डायबिटीज़ ट्रांसमिट होती है, वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब ये वाला है कि ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है, यानी कि आपके पेरेंट्स में से किसी एक को थी या दोनों को है, तो बच्चे के अंदर मुंतकिल होने के चांस हैं। वो नहीं भी हैं तो इसके बेशुमार अवामिल हैं जिसकी बिना पे जो है ना वो डायबिटीज़ हो सकती है, जिसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो बेसिकली क्या है? लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस और ओवरवेट होना। ठीक, तो ये जो डायबिटीज़ की किस्म है इसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। और ये डायबिटीज़ में सिर्फ शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन लोगों के साथ जो है ना आपने उनका वजन भी ठीक करना है, उनको लाइफस्टाइल पे लेके आना है, उनको एक्सरसाइज भी करवानी है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक करना है, उनका यूरिक एसिड भी ठीक करना है, उनको ब्लड प्रेशर भी ठीक करना है। तो इसको हम ये कहते हैं कि इट्स अ सिंड्रोम, यानी कि सिर्फ शुगर नहीं है, इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसलिए टाइप 2 मरीज की सिर्फ शुगर ठीक करने के साथ मसाइल हल नहीं होंगे, आपने हर चीज़ को एड्रेस करना है। दूसरी किस्म जो है बदकिस्मती से वो है जो बच्चों में होती है, उसको कहा जाता है टाइप 1 डायबिटीज़। ये मर्ज जो है ये बच्चों में 10 साल के बच्चों में, 5 साल के बच्चों में, 3 साल के बच्चों में किसी बंदे को भी हो सकती है, क्योंकि इसका मौरूसी मुंतकली से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी कि दिस इज़ नॉट जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, ये एक मर्ज के ज़रिए होती है। उस मर्ज से आपका लबलबा काम करना ख़त्म कर जाता है और वो आपका इंसुलिन उससे बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं होती। इनमें एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे हैं उनका सिर्फ एक ही इलाज है कि उनको सारी उम्र के लिए इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है, यानी कि उसमें कोई दवाई असर ही नहीं करती। अच्छा। तो टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है जो हमारे अक्सर लोगों को नजर आती है, एक बात है कि तकरीबन 80 to 85% जो पेशेंट आपको शुगर के मिलेंगे वो टाइप 2 पेशेंट होते हैं, मगर बाई नो मीन्स टाइप 1 रेयर है। 10 से 15% लोग जो हैं वो टाइप 1 के पेशेंट भी हैं। तीसरी एक और किस्म है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि इसकी और वजूहत भी है, मगर जो पब्लिक के लिए है वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये वो डायबिटीज़ है जो कि प्रेगनेंसी में नुमाया होती है, और ख़वातीन को जो है ना ये पहली मरतबा इसका मालूम ही तब पड़ता है जब वो प्रेगनेंसी या कंसीव कर चुकी होती है। इसमें भी एक बड़ी अहम बात है बताने वाली, वो ये है कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके आगे 3 है जो आगे से चलना। एक तो शुगर आपने उस वक्त कंट्रोल करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि इसके बच्चे के ऊपर जो है वो बड़े नेगेटिव जो है ना और मनफी असरात आएंगे उसकी डेवलपमेंट में। मगर दूसरी बात ये है कि ये शुगर प्रेगनेंसी के साथ ख़त्म नहीं होती। बस बेइंतहा लोग आते हैं कहते हैं जी चलो अब एक दफ़ा हो गई है, हमने कंट्रोल कर ली है, बच्चे की पैदाइश भी हो गई है, बच्चा भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मगर ये आप सोचें कि इनमें 3 किस्म के आगे ज़िंदगी में चांसेस है। 1/3 एक बड़ा 3 जो प्रेग्नेंट फीमेल्स थी जिनको डायबिटीज़ हुआ था,
वो ठीक हो जाती हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं होती। बिल्कुल जी। मगर 1/3 ऐसी हैं जिनको हमेशा हर दफ़ा प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होगी, और ओके। 1/3 ऐसी हैं जो कि मुस्तकिल डायबिटिक हो जाती है। मगर हमारे पॉपुलेशन में मैं ये समझता हूँ कि ये तो यूरोपियन डाटा मैंने बताया आपको, हमारे में बहुत से लोग एक दफ़ा जब शुगर उनको हो जाती है तो ख़त्म ही नहीं होती, वो मुस्तकिल डायबिटिक हो जाती है। क्या वजह? क्योंकि उनमें टेंडेंसी तो आ गई, आगे क्या है? लैक ऑफ एक्सरसाइज, वज़न का बिला वजह बढ़ना और ख़ुराक का ध्यान ना करना। बिल्कुल। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यूँ समझे कि 3 किस्में होगी डायबिटीज़ की जी। बच्चों वाली टाइप 1, बड़ों वाली टाइप 2, और तीसरी जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज। बिल्कुल। आपने जैसे कि मारूफ से भी बात की है, तो एक न्यू बॉर्न बेबी अगर उसकी मदर और फादर में जो है वो डायबिटीज़ किसी को भी नहीं है, तो क्या न्यू बॉर्न बेबी में ऐसा है कि वो पैदाइश के साथ ही उसे जो है वो डायबिटिक हो? नहीं, ऐसे नहीं। जो है ना, बच्चों के अंदर जो है ये प्रेगनेंसी, ये जो ऐसा बीमारी जो अछूत की नहीं है, जी जी। यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान को यूं मुंतकिल नहीं होती। ओके। कट्टे खाने पीने से, कट्टे बैठने से। हाँ। वो बाकी तो अमराज होते हैं, उसको कहते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज है, ये ऐसी नहीं है। ओके। इसका मतलब ये कि अगर बच्चे या पेरेंट्स दोनों को शुगर है तो ऑटोमेटिकली बच्चे में शुगर नहीं आनी, कम से कम बर्थ के दौरान तो नहीं आनी। ओके। मगर जीन्स में तो आ गई है ना फिर। हाँ। इसका मतलब ये है कि जब वो 30-35 साल का होगा और जीन्स में तो मौजूद थी, क्योंकि पेरेंट्स में से एक को या दोनों को शुगर थी, तो वो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, मैंने जैसे आपको अर्ज की थी, उसके अंदर 20-25-30 साल में अगर उसने ध्यान बच्चे ने ना किया तो, और जवान होके उसने पहले से अपनी प्लानिंग ना की, लाइफस्टाइल पे स्विच ना किया अपने आप को, तो उसमें आम पॉपुलेशन से जिनके पेरेंट्स को शुगर नहीं है, ऐसे बच्चों को शुगर होने का चांस ज़्यादा होता है। मगर ये बाई बर्थ मुंतकिल नहीं होती। उसको हम अंग्रेजी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी वालदा से आपको ये मर्ज मुंतकिल हुआ है, वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं है डायबिटीज। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको पैदाइश के साथ, लेकिन उसमें रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आपको उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और किस तरह से हम जो है वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं, और अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से हम मेंटेन करके जो है वो डायबिटीज़ से बच सकते हैं, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे वक्त और छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और 14 नवंबर के हवाले से हम जो है स्पेशली बात कर रहे हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डेज पे, कि किस तरह से जो है वो 14 नवंबर एक जस्ट आगाही का दिन तो है, लेकिन किस तरह की हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए जिसे हम पूरा साल अडॉप्ट कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप डायबिटीज़ यानी शुगर के मर्ज से जो है वो बच सकें और बर वक्त अपना इलाज करवा सकें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि किस तरह के इसकी डिफरेंट तरह की एग्ज़ाम होती हैं जो कि यूजुअली लोगों को पता भी नहीं होती हैं, और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के हवाले से आपने जिस तरह से बताया कि किस तरह से वो डायबिटिक हो तो सकती हैं, और उसमें चांसेस ये हैं कि वो उसको क्योर भी कर लें। तो अब अगर लाइफस्टाइल के हवाले से हम बात करें, तो लाइफस्टाइल किस तरह का हमें मेंटेन करना चाहिए अगर कोई शुगर पेशेंट है, और अगर कोई डायबिटिक नहीं है तो वो किस तरह से अपने आप को बचा सकता है? इसमें ये तो बात आपका, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किस्म शुगर की जो भी है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, दोनों में एहतियात एक किस्म की। ओके। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारे मुल्क में इसका नंबर जो है ना इतना तजावज़ कर रहा है, तो चाहे डायबिटिक है चाहे नॉन डायबिटिक है, दोनों को आज की एहतियात करनी चाहिए। हमारी पॉपुलेशन को ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि हम लोग जो है ना इस वक्त एक ग्लोबल एपिडेमिक का हम फेस कर रहे हैं शुगर के लिहाज से, और बचाव का एक ही तरीका है कि जो शुगर के पेशेंट नहीं भी हैं वो भी अपने आप को यूं समझे कि उनको शुगर हो जाए। हाँ। इसलिए आज से अगर वो जो है ना इस पर स्विच करेंगे, नहीं करेंगे तो अब देखें ना, एक बोर्ड से में बड़ा इख्तलाफ। अब अक्सर जाए, अब हम कंपनियों के नाम तो मैंने क्या लेने में, क्या लिखा होता है, ईट एज मच एज यू कैन, लिखा होता है कि नहीं? ये ऑफर है जी, अवतार ऑफर, ईट एज मच एज यू कैन, ऐसी है कि नहीं? फिर फलाना ऑफर जी डिस्काउंट के साथ, जितना दिल करता खा ले। ठीक, अब ये देखिए ना, ये बात गलत। हमारा जो एक आपको भी पता है कि फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और शुगर कंटेनिंग डाइट्स हैं, ये एक जुल्म है भी हमारे मुल्क के लिए। हमारा कोई भी खाना आप लेते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे, देखना हम कहते हैं ना कि बड़े जफाकश कौम है, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो रूरल बैकग्राउंड के हैं, आपको पता है गांव के अंदर भी उतनी ही शुगर है। उसकी क्या वजह है?
कि हमारे खाने में या जब जाके बैठ के दस्तरखान जो आपका होता है आम घरों का भी, उसमें ज़्यादा पोर्शन चावल का होता है, चपाती का, पराठे का, कि सालन का होता है? बताएं। जी 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 ज़्यादा चीज़ क्या होती है? जी, हमारी यही चपाती होती है। कोई खाना ऐसा है जो चपाती के बगैर मुकम्मल नहीं, होता है? बिल्कुल नहीं। कोई नाश्ता है जो पराठों के बगैर और ये डबल रोटी या टोस्ट के बगैर होता हो? और चावल जो है ना वो ऐसे हम खाते हैं। हमारा जो है ना वो पोर्शन ऑफ डाइट जो है जी वो तो चले, जिसकी मिकदार तो अलग एक बात है, मगर उसके अंदर आटा, गंदम, मैदा, चावल की हमेशा जो मिकदार है वो सालन की मिकदार से और गोश्त की मिकदार से और अदरवाइज जो एनर्जी कंटेनिंग डाइट्स की मिकदार से ज़्यादा होती है कि कम होती है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। इसको उल्टा करने की ज़रूरत है। ओके इसका मतलब ये है कि गंदम, जी मैदा, चावल, मीठे के अलावा यूं ही है जैसे बॉडी के अंदर जो है ना वो मीठा प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वो खुराक के इंग्रेडिएंट्स हैं, मोटे मोटी बात कर रहा हूँ, कि जो चखने में नमकीन है मगर बॉडी में मिठास उस तरह ही पैदा करते हैं जिस तरह के आपकी जो है वो डाइट्स हैं जिनके अंदर शुगर है। तो चीनी, बोतलें, चॉकलेट्स, जितनी भी मज़े मज़े की चीज़ें हैं, ये फास्ट फूड, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, इनके अंदर सारा का सारा जो इसको देखिए ना, एक फास्ट फूड का नफस क्या है? जंक फूड। जंक का मतलब क्या है? और उसमें नहीं जाते, मगर जंक फूड का मतलब ये है कि वो फूड है विच नीड्स टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। जंक फूड आपकी बॉडी के लिए जंक ही रहना है। इसके अंदर आप कार्बोहाइड्रेट जंक जो खा रहे हैं वो बहुत नुकसानदेह है आपके लिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि निशास्ता को डाइट में से आपने ख़त्म करना है, जो कि बहुत मुश्किल है। कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग जो है पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम है। लेकिन मतलब डॉक्टर चावल, डॉक्टर हाँ जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि फास्ट फूड का चलो एक ऑप्शन है, हम उसे छोड़ सकते हैं। जैसे हमारी गंदम है, हमारे पास मैदा है, मैदे की को भी चलें अवॉइड कर लें, लेकिन गंदम और चावल दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर की जो है ना वो बुनियादी ज़रूरत में से एक है। तो अगर उसको अवॉइड करें तो उसके मतबादिल सोर्सेज क्या हो सकते हैं? ये तो नहीं कि बंद कर दें, मगर भारी रोटी को पतली रोटी किया जा सकता है। 2 रोटी को 1 में कम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। पोर्शन ऑफ चावल जो प्लेट भर के खानी है उसको आधी प्लेट तो कर सकते हैं ना। ये तो मैं कहीं से भी नहीं कहना चाहता कि इसको बंद कर दिया जाए, मगर ये है कि हम कम तो कर सकते हैं। जी, जी, जी। कौन सा बंदा आजकल है जो कि वजन को कम नहीं करना चाहता? कोई ऐसा है? कोई भी नहीं। एवरीवन वांट्स टू बी हेल्थ कॉन्शियस, और तमाम लोग चाहते हैं कि अगर वो ओवरवेट का शिकार हो तो वजन को कम करने का भी यही फार्मूला है जो डायबिटीज को कंट्रोल करने का फार्मूला है। ये सबसे मजे की बात है, यानी कि वो तमाम चीजें हैं जो आपको, जो शुगर के अंदर हम रेकमेंड करते हैं कि जो आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, वही बेसिकली आपके फिगर को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो दोनों का जो नुस्खा है वो एक जैसा ही क्या है? चीनी, चपाती, मैदा, चावल, एक्सरसाइज, ऐसे ही है ना कि नहीं? जी जी जी। ठीक। इसका मतलब ये वाला है कि थोड़ा बहुत तो हम ध्यान कर सकते हैं ना। और ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि रिकमेंडेशन हमारी IDF कहते हैं, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, पाकिस्तानी भी हम जो सोसाइटी जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन, उसका मैं लोकल चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ। बड़ी ये एक प्रोलिफिक किस्म की, बड़ी एक विजिलेंट किस्म की बॉडी है जो कि पब्लिक अवेयरनेस के एक बेशुमार, आज ही हम उसका एक प्रोग्राम जो है ना वो गवर्नर हाउस लाहौर में भी कर रहे हैं। वो मतलब बेसिकली ये पब्लिक अवेयरनेस और सारे मामले को उजागर करने के लिए ही है, और मकसद क्या है कि हम हेल्दी सोसाइटी जो है ना उसके लिए तमाम आवाम में जो है ना एक मैसेज देना चाहते हैं। तो ये जो है ना उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इट यू शुड बी वॉकिंग और ब्रिस्क एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट्स पर डे। सिर्फ आधा घंटा आपने तेज तेज चलना है रोजाना। कोई जंपिंग नहीं करनी, कोई जिम नहीं करना, सिर्फ एक टेक होम मैसेज है कि 1 हफ्ते के 5 रोज या 6 रोज आधा घंटा रोजाना ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए आपको। ओके। और वो हर एज का बंदा कर सकता है, जितनी उसका मतलब जितना तेज वो चल सकता है उतना इतना चले, उसको फिटीग ना हो, सांस, मतलब ये अपने आप के ऊपर मुशक्कत नहीं करनी है आपने, उसको एंजॉय करना। एक ब्रिस्क वॉक ऐसी भी होती है ना जिससे आपकी हार्ट बीट बहुत तेज तेज चलने लगती है, तो उतनी हार्ट बीट तक ठीक है? इतना हो जाए कि थोड़ी सी बीट हो, थोड़ा सा स्ट्रेस हार्ट के ऊपर जरूर है, मगर इतना भी ना हो कि बंदा जो है ना उसके बाद हालो बेहाल होके पड़ा हो, उसे बात करने जोगा भी ना हो, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। वो यहाँ आप स्टेमिना जैसे जैसे बिल्ड करेंगे तो जैसे जैसे आप बेहतर वॉक करना शुरू करेंगे आप उस पर जितना मर्जी उसको आगे ले जाए। हर एज की एक डिमांड है। ज़ाहिर है जो 20-22 साल का
जवान बंदा है उसका जो है वो स्टेमिना ऑब्वियसली 60-65 साल के बंदे से ज़्यादा है, मगर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आधा घंटा आपको तेज से चलना चाहिए। हाँ, दिन के किसी भी हिस्से में आप जो है वो कर सकते हैं। सुबह में ज़रा थोड़ा सा लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ज़रूर करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल स्मोक की बिना पे एक और मसला है, मगर एनीवे जनरली स्पीकिंग फिजा साफ सुबह को उसमें भी ऑप्शन है कि हम मास्क वेयर करके और अपना जो है वो कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बड़ी हमने अपने घरों में सुनी जाती है, जैसे छोटे बच्चे की मिसाल दे के कहा जाता है कि छोटे बच्चे का पेट जो है वो हथेली के बराबर होता है, उसको उतनी ही खुराक दें ताकि उसका, तो क्या बड़ों के लिए भी यही होता है? जैसे आपने कहा कि हम अपने पोर्शन को कंट्रोल तो कर सकते हैं, तो उसमें भी यही है कि अपनी हाथ की हथेली के हिसाब से जो है वो आप इस चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये तो खाने के लिहाज से बात हो गई। अगर बहुत किसी को मीठे की क्रेविंग है या कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, तो वो लोग किस तरह से कर सकते हैं? क्या वो नेचुरल सोर्सेज से, जैसे हमारे कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर पाई जाती है, तो क्या फ्रूट्स का भी अगर हम नेचुरल जो है फूड भी ले रहे हैं, उस वजह से भी हमें जो है वो डायबिटीज़ हो सकती है? शुगर ज़्यादा आम सी बात तो जो समझाने के लिए तो ये है कि जिसकी शुगर में मिठास बहुत ज़्यादा है वो फ्रूट, जिस तरह कि अब आप आम तो नहीं खा सकते भाई, आम के अंदर तो इतना मीठा है कि तो वो तो तबाही है आपकी एक किस्म की। इस तरह उसके अलावा जो है जिस तरह केला हो गया, इसके अंदर मिठास बहुत ज़्यादा है, मगर जिसके अंदर मिठास की मिकदार थोड़ी है, जैसे खरबूजा हो गया, सेब हो गया, अच्छा। आड़ू हो गया, मतलब ये वो फल हैं जिनके अंदर हम कहते हैं कि इनका शुगर के ऊपर इफेक्ट, ये तो नहीं मैं कहता कि बिल्कुल नहीं, मगर फिर भी कंपैरेटिवली जो है ना ये सेफ है डायबिटीज़ के अंदर। ये आप ले सकते हैं, आड़ू ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं, मगर केला, आम, आलू बुखारा इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकते जाके जिसके अंदर शुगर, इसका ये सारी डायबिटिक इंडेक्सेस होती हैं एक्चुअली। वो बियॉन्ड अब स्कोप ऑफ डिस्कशन हो जाएगा जाके, मगर बुनियादी तौर पे ये वाला है कि जो हल्की मिठास वाले फल हैं लिए जा सकते हैं। मैंने अमरूद ले सकते हैं आप जी। ये जो गर्मियों वाले फल, यूजली सर्दियों वाले फल जो होते हैं ना, कम मीठे होते हैं, आपको पता है इसका, और जो गर्मियों के मौसम के फल हैं उनमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है ना थोड़ा सा आपको प्रोपोर्शनेटली डायबिटिक पेशेंट्स को तो ऐसे करना है। लोग ऐसे ही समझते हैं कि शायद फ्रेश जूस जो है ना वो बॉडी को बड़ा, दैट इज फाइन, इन एन इंडिविजुअल जिसके अंदर शुगर की टेंडेंसी नहीं है, प्री डायबिटिक नहीं है, वो जूस बेशक पिए, वर्कआउट भी करे, सब कुछ करे, मगर ऐसा जो है ना वो डायबिटिक पेशेंट नहीं कर सकता। क्योंकि एक जूस बनाते हुए, अब वो तो हमारे जूस बनाने के जो तरीक़ेकार वो भी गलत है, तो सब लोग जो है ना वो चीनी डाल के मिठास का जायका देते आते हैं, ऐसे है कि नहीं? और फिर एक सेब का वर्क नहीं होता, 3-4 सेबों को इकट्ठा जो है ना वो पूरा शेक किया जाता है, उसमें चीनी भी डाली जाती है। इस जूस का क्या फायदा हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ वो टेस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किया जाता है, मिठास का आपने खत्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ईट एज मच एज यू कैन वाला काम है ना, इसको खत्म करना है इसको। और पाकिस्तान में अगर स्पेशली बात की जाए मर्द हजरात की और ख़वातीन में, तो हमारे यहाँ जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स की रेशो किन में ज़्यादा देखी जाती है, मर्दों में या ख़वातीन में? मेरे ख्याल ख़वातीन में ज़्यादा। बाई नो मीन्स कि ये किसी सेक्स को स्पेयर करता है, ये दोनों में इक्विवेलेंट ही है, मगर ये वाला है कि बहरहाल ख़वातीन के अंदर एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि 40 ईयर्स के बाद से उनका वेट का गेन जो है ना उसका प्रोपोर्शन जो है मेल से बहुत ज़्यादा है। क्या वजह? उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, घरों में रहना, बाहर एक्सरसाइज ना करना, हर वक्त ही अपने जो है ना घर की चार दीवारी के अंदर महफूज हो जाना। ज़ाहिर है ये कुछ हमारे उसमें सोशल इश्यूज़ भी हैं, मतलब फाइनेंशियल मैटर्स भी है, इकोनॉमिक इश्यूज़ भी हैं, एक सोशल स्टिग्मा भी है, ज़ाहिर उसके साथ प्रॉब्लम्स तो फिर आने। जैसे जैसे ये इसका ताल्लुक जो है ना आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और घरों के अंदर जो है ना रहने के साथ है। वॉक एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक बहुत ही अच्छी आदत है जो कि हर बंदे को अपनानी है, और जितना अर्ली एज से वो हम स्टार्ट कर लें उतना ज़्यादा बेहतर है। मैंने आपको कहना है कि चाहे डायबिटिक है चाहे नॉन डायबिटिक है, अगर एक आदत शुरू से लेकिन अब बच्चों को जो है ना हम ट्रेन नहीं करते कि नमाज आपने 5 वक्त की पढ़नी, तो हम उनके साथ इस चीज़ों को अगर से शुरू से अपनी फैमिलियों के अंदर ये करना शुरू कर दें कि भाई अब एक टाइम ऐसा आ चुका हुआ है कि आप पहले दिन से ही ये फैसला कर लें कि हमने जो लाइफ स्टाइल अपनी कैसी है, जिनको ये आदतें बन जाती हैं वो सारी उम्र के लिए ऐसे रहती हैं। बिल्कुल सही। और जिनकी आदतें ख़राब हो जाती हैं वो सारी उम्र ऐसी ही रहती हैं, फिर ठीक करना बहुत मुश्किल है। उसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप बच्चों को, स्पेशली बच्चे जो हैं, उनका इस तरह से उनकी हैबिट्स को डेवलप करें कि लाइफ टाइम उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी और वो जो है बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो उसे अडॉप्ट भी करें और उसे मेंटेन भी करें। बच्चों के हवाले से हम स्पेशली बात करेंगे कि अगर किसी भी बच्चे में डायबिटीज़ हैं तो उसको किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से एंड आई एम श्योर कि पहले की जितनी भी गुफ्तगू हमारी हुई है उसमें आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। आपके डाउट्स कितने ज़्यादा क्लियर हुए हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है और जितने भी बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन मेरे पास थे वो मैंने सब किए हैं ताकि जितने भी देखने वाले डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो आज से ही अपना जो है वो लाइफस्टाइल चेंज करें। कुछ छोटी छोटी चेंजेस हैं जो आपको अपने रूटीन में लेकर आनी है और आप एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो जी सकते हैं और पॉसिबल भी है कि आप अपनी डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी एफर्ट कितनी ज़्यादा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर बच्चों के हवाले से बात करें तो बड़े क्योंकि समझदार हैं वो तो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं स्पेशली जिसमें हम देखते हैं कि डायबिटीज़ है और उनको खाने पीने का सारी बात है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, हर किसी के फूड को लेकर डिफरेंट तरह की जो है वो रिक्वायरमेंट होती हैं, तो बच्चों के साथ पेरेंट्स को बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। ऐसे कौन सा तरीके हैं या ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल है जो स्पेशली बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट तरह के एक्सपर्ट से जो है वो अवेयर रहें ताकि उनका बच्चा एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट भी कर सके और मेंटेन भी कर सके। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बड़ों में तो बात कर ली, लेकिन जिस तरह से आपने बच्चों के हवाले से बताया था कि डायबिटीज़ की टाइप है जिसमें बच्चों को भी इस तरह के बहुत सारे पेशेंट हैं जो डायबिटिक होते हैं, तो बच्चे किस तरह से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, उनके स्पेशली पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको वो फॉलो करें? इन आपकी गुफ्तगू में सबसे अहम बात जो है वो क्या है जी कि ये सारा पेरेंट और बच्चे के रिलेशन पे डिपेंड करता है। जी पेरेंट्स के लिए सबसे प्राइज्ड पोजेशन क्या है? उसका अपना बच्चा। और एग्जैक्टली। जिसको शुगर हो जानी है आप हैरान हो जाएंगी जाके, मेरे पास ऐसी फैमिलीज भी हैं, बेशुमार बड़ा पूल है मेरे पास बच्चों का जिनको बदकिस्मती से वो शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको है। सबसे बड़ा मसला जो हमें फेस करना पड़ता है ना, उनको ये न्यूज़ ब्रेक करनी है कि ये बीमारी सारी उम्र रहनी है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 तो फिर भी आप शायद अपने एहतियात से ये वो नए स्टेज पे तशखीस करके ख़त्म कर पाएँ। टाइप 1 जो है ना वो क्योरेबल नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल ही हो सकती है ओके। और इसने सारी उम्र रहना है। टाइप 1 के अंदर तो ये बहस ही नहीं है। पहली बात तो ये बतानी, फिर दूसरी बात ये बतानी है कि इसके अंदर किसी टैबलेट ने असर ही नहीं करना, यानी कि टाइप 1 की कोई गोली ईजाद ही नहीं हुई। जी टाइप 1 का वाहिद इलाज जो है वो इंजेक्ट करनी है आपने इंसुलिन, और इंसुलिन भी एक दफ़ा इंजेक्ट नहीं करनी है आपने, कम से कम दिन में 4 मरतबा करनी है। यानी कि जब भी बच्चे ने खाना खाना है उससे पहले उसने टीका लगाना है तो खाना खाने के काबिल होना है। ओहो। तो दिन में 3 मरतबा खाना खाना है तो 3 मरतबा इंसुलिन लगानी है। 4 मरतबा खाना खाना है तो 4 मरतबा इंसुलिन लगानी है, मतलब हर मील से पहले? हर मील से पहले, क्योंकि हर मील के अंदर जो है वो कार्ब तो आना है ना। फिर जी 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 चपाती, टोस्ट, फिर चावल, इस तरह की चीज़ें आनी है। ना भी आएंगी तो बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म है, अनफॉर्चुनेटली इनके पेनक्रियाज काम ही नहीं कर रहे होते, तो जो इंसुलिन है वो बनती ही नहीं, अच्छा। एब्सोल्युटली ज़ीरो होती है इंसुलिन। इसका मतलब है कि जो खाना खाने के बाद उसके जो शुगर के जो मुज़र असरात बॉडी पे आने थे वो काउंटर करने किसने थे? इंसुलिन ने। हर इंसान के, आपके, मेरी बॉडी में लबलबा काम करता है, इंसुलिन निकलती है तो वो जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो काम कर रहा होता है। इनके अंदर वो मैकेनिज्म होता ही नहीं है सिरे से। अच्छा। इसलिए जब भी करना है तो इनको इंसुलिन जो है ना वो इंजेक्ट करनी है तो खाना खाना है। नेचुरली बच्चे ये काम तो नहीं कर सकते, इसलिए पेरेंट्स जो है ना वो अपने घरों में ना, आप हैरान हो जाएंगी। एक तो खैर ये है कि माँ बाप जो है ना अल्लाह पाक ने उनको ऐसी एक मतलब एक सेंस दी होती है, और ये बच्चे भी मैं समझता हूँ स्पेशल बच्चे होते हैं। मैंने ये देखा है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे जो है ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको लूप में लेके आएँ, पेशेंट्स को बैठ के बात बताएं, उनके पेरेंट्स की बात बताएं, तो वो बेहतरीन कंट्रोल करते हैं। किस तरह कि वो घर का माहौल ही चेंज कर देते हैं। मेरे पास ऐसी फैमिलियाँ हैं, तो मैंने आपको अर्ज़ की ना, फिर क्या करना पड़ता है कि बाकियों को भी ऐसा ही ट्रीट करें ताकि वो बच्चे को वो क्रेविंग ही ना हो। हाँ। अगर बच्चों को बाकी देखें ना चॉकलेट खा रही हो सामने बैठ के, बिल्कुल रमज़ान वाली बात, हाँ जो रोज़ा खौर है वो रोज़ेदार के साथ बैठ के काम करेगा तो कितनी बुरी बात। कितनी बुरी बात तो है। ये क्या मुमकिन नहीं है कि बाकी लोग भी एक दफ़ा चेंज कर लें अपने आप को उसके लिहाज और से? वो उनके लिए भी अच्छा है। जाहिर है उनकी तो लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं तभी तो अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि हम अब उस तरह की सोसाइटी को बिलोंग करते हैं कि हेल्दी, अब बहुत सी चीज़ें हैं। पहले तो अब डराना मकसूद नहीं है, इनकरेज करना है। क्या है? अंडा बच्चा खा सकता है, ओके। चिकन खा सकता है, फिश खा सकता है, बीफ खा सकता है, मटन खा सकता है, दूध ले सकता है, दही ले सकता है। कौन सी बात मना की गई ये बताएं? क्या खाने में मना हुआ है? चपाती का साइज थोड़ा करना है,
बिल्कुल। चावल जो है ना उसका साइज थोड़ा करना पोर्शन का, मैदा, पराठा, नान और मीठा नहीं खाना। और वो भी अल्लाह पाक ने इतनी सहूलत अब कर दी है कि हर चीज़ की डाइट जो है वो प्रेपरेशन अवेलेबल है। वंस इन अ वाइल पीनी है तो डाइट कोक पीनी है, डाइट कोक पी सकते हैं। आपकी शुगर का तो खैर मैं वैसे वो कॉफ़ी और चाय के अंदर तो वैसी भी जो है वो किसी किस्म की चीनी डालने का वो कायल नहीं हूँ, मगर वो स्टीविया और ये वो जी। स्वीटनर्स आते हैं, कभी वंस इन अ वाइल वो भी ले सकते हैं। तो उसके अलावा आपकी जो चोकर वाली जो ब्राउन ब्रेड आती है वो अवेलेबल है आपके पास है, डाइट रस अवेलेबल है, तो क्या मुश्किल है इसके अंदर। और इसमें ये भी है कि हम बच्चे को बाजरे की, जौ की रोटी पे भी कर बिल्कुल, सकते जौ हैं। तो ज़बरदस्त है इसका आपको। हम्म। जौ का जो इफेक्ट है शुगर की वो तो किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो मतलब ये वाला है कि इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। इम्पॉर्टेंट क्या है, सिर्फ ये समझना पहले। सबसे बात यह है कि हमारे डॉक्टर हजरात को एक मैसेज इसके साथ ये भी है कि जब ऐसा हो जाए तो काइंडली कुछ टाइम आप ज़रूर स्पेंड करें पेरेंट्स के साथ। बिल्कुल। पहले उनको तो बताएं कि क्या करना है। जब आप दरमियान में सिर्फ दवाई लिख देंगे और एजुकेटर काउंसल ही नहीं करेंगे तो ऐसे मर्ज को कैसे आप ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ देर के बाद बच्चे इतने तेज हो जाते हैं कि वो खुद से जब भी कोई गड़बड़ हो रही होती है वो अपनी इंसुलिन को आगे पीछे सेट कर देते हैं। अच्छा। इतने तेज होते हैं, हाँ। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। मेरे पास एक कितनी मिसालें ऐसे बच्चों की हैं। अब देखें ना, स्कूल जाता है बच्चा, अब सुबह को आपने जाना है, अब स्कूल तो नहीं बंद करना ना, अब उसने नाश्ता को यह बहुत थोड़ा सा इंसुलिन लगा के आपने भेज दिया है, वहाँ जाके इंसुलिन ज़्यादा लगी, बच्चा दौड़ता रहा, खेलता रहा, एक्सरसाइज करता रहा, तो शुगर लो हो जाएगी तो वो बेहोश होकर गिर जाएगा और उसको बहुत उसके मसाइल होते हैं। इसलिए टीचर्स की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल। पेरेंट्स बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्कूल में जाके डिस्क्लोज नहीं करते। उनको बताना है अपने कि ये बच्चे को ये वाला है मामला, तो उसका ज़रा ध्यान आपने करना है, और जैसी अलामत आए तो फौरी तौर पे इसको कुछ मीठा दे खाने के लिए ताकि ठीक हो जाए। इसको जो है ना पूरी दुनिया में तो खैर बेशुमार तरीके इलाज और भी आ गए हुए हैं। अब इंसुलिन पंप्स हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। हम अपने अवाम को वो बातें नहीं बताना चाहते जिससे वो और पजल हो जाए। इंपॉर्टेंट ये वाला है कि हम हर चीज़ का हल ढूंढना चाहते हैं। अब जब वो स्कूल जाए तो इंसुलिन की डोज को फिर उसके हिसाब से हम रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा। जब छुट्टियां हो, घर में हो, तो उसी मुताबिक इंसुलिन की डोज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये बातें सारी मैनेजेबल है, मगर कब होनी है, जब पेरेंट्स समझदार होंगे और वो वाकईतन जो हैं वो बच्चों को ठीक करना चाहिए। मेरे पास अभी कुछ देर पहले ही एक इसी तरह का बच्चा आया जो तकरीबन उसकी उम्र अब 13 साल थी, और उसको जो है ना वो नफ्सियात के मसाइल थे। अच्छा। इस तरह जिद बहुत करता था, हाँ। रोता बहुत था, वजन बिला वजह उसका गिरता जा रहा था और बहुत कमज़ोर हो गया हुआ था। ज़ाहिर उसके वालिदैन आम से बैकग्राउंड से थे, वो जो है ना पिछले 5-6 साल से उसका नफ्सियात का इलाज कर रहे थे। किसी ने टेस्ट ही कभी नहीं कराया, और एक बंदे के पास गया तो उसने कहा चलो मैं टेस्ट तो करके देखूँ इसके, तो मालूम पड़ा उसकी शुगर 500। क्या मतलब इसका, ये जो शुगर का मर्ज है ना, इसका ज़हन के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। और सिर्फ 1 महीने के समझाने के बाद वो बच्चा जो है वो कम्प्लीटली ऑल राइट। मेरे पास वो 6 महीने से अब आया भी नहीं। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो उसको बिल्कुल एक नई जिंदगी मिल गई, क्योंकि उसका एक मर्ज था जिसकी तशखीस, क्योंकि ज़ाहिर है 15 साल के या 14 साल के बच्चे के अंदर तो आप सोचते ही नहीं कि इसको शुगर हो सकती है। मगर बराए करम ये समझे इस बात को कि टेस्ट होने ज़रूरी हैं। जब भी कोई हमने जो अपने है ना एक रिकमेंडेशन बनाई हुई है कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा, आपके आउटडोर में या क्लिनिक्स पे या हॉस्पिटल में होगा, 4 टेस्ट हैं जो कि हर सूरत में आपने करने ही करने हैं, चाहे उसको कोई बीमारी है या चाहे नहीं है। वो कौन से हैं? उसमें खून की कमी का टेस्ट है, CBC कहते हैं। नंबर 2 हेपेटाइटिस का टेस्ट है, और एक शुगर का टेस्ट है। जब भी इमरजेंसी में कोई पेशेंट रिपोर्ट करेगा ज़ुर्मुदगी के साथ, इरिटेबिलिटी के साथ, बेहोशी के साथ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स में ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और इतनी डिटेल से जो है वो हमारी ऑडियंस को बताया। स्पेशली अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो टाइम टू टाइम जो है काइंडली उसका जाके जो है वो ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसका फुल बॉडी चेकअप करवाएं, ताकि अगर बच्चे में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है तो आपको वक्त रहते पता चल सके। क्योंकि आप अगर वक्त रहते उसे डायग्नोज कर लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी उतने अच्छे तरीके से हो सकेगा और वो बहुत सारी और दीगर बीमारियों से बच सकेगा। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।